विजिल आईएएस एमपीपीएससी 2021 टारगेट सीरीज में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की योजनाएं एवं कार्यक्रम। इस विषय पर हमने जो करंट अफेयर्स बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो बनाए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, आप देख सकते हैं, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये प्रश्न हमारा अभी जो मध्य प्रदेश सरकार का कोरोना महाअभियान टीकाकरण चल रहा है उससे संबंधित है। तो शायद आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा हो, और यदि पढ़ा होगा तो आपको उसकी थोड़ी सी गहराई से नॉलेज होगी, तब आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। इससे कथन आधारित प्रश्न है और इसमें हमने 3 कथनों को दिया है। उनमें से आपको तीनों कथनों को चेकआउट करना है और देखना है कि इसमें से कौन से सही हैं। फिर उन सही कथनों को चुनकर वो जो सही विकल्प हैं, आपके सही कथन है, उसका आपको सेट देखना है यहाँ पे ABCD में कौन सा इसमें फिट बैठता है। तो पहला कथन है हमारा, कोरोना टीकाकरण महाअभियान 3.0 मध्य प्रदेश में 17 से 26 सितंबर के मध्य संपन्न किया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान 3.0 वाज कंडक्टेड इन मध्य प्रदेश फ्रॉम 17th to 26th सितंबर। तो आप लोग बताएं क्या ये सही है? आपने कोरोना जो महाअभियान चल रहा है अभी, टीकाकरण महाअभियान, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में भी है, न्यूज़पेपर्स के अंदर भी ये आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पहला कथन है ये सही है। दूसरा कथन हम देख लेते हैं, इस महाअभियान का उद्देश्य प्रथम डोज का 100% लक्ष्य प्राप्त करना है ना। यानी सभी को जो प्रथम डोज है वो इसमें देना है 100%। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन इज टू अचीव 100% टारगेट ऑफ द फर्स्ट डोज। तो ये भी कथन सही है। यहाँ पे आपको देखना है फर्स्ट डोज के बारे में कहा गया है, सेकेंड डोज के बारे में नहीं कहा गया है। तीसरा हमारा कथन है, कोरोना टीकाकरण महाअभियान प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस से प्रारंभ किया गया। तो क्या ये सही है? नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है वो 17 सितंबर होता है। 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ था और आज उनका ये 71वां जन्म दिवस मनाया गया। तो इसी अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 17 सितंबर, ठीक। तो ये कथन भी सही है। यानी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अब हमको देखना है कि ये किस विकल्प में, किस ऑप्शन में ये सेट दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है आपका डी विकल्प में। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाता है, डी यहाँ पे सही है आपका विकल्प। अब यहाँ पे आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो ये वन लाइनर कंटेंट पढ़ते हैं, एक पंक्ति वाला, और उसका सीधा जो है उत्तर दिया होता है, उससे थोड़ा सा बाहर निकल कर के आएँ और आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो उससे कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपको उस टॉपिक की एक समझ हो जाती है। दूसरा, आपके रटने की जो आदत है वो खत्म हो जाती है। और तीसरा ये है कि यदि मेंस परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको जो एक नॉलेज आपने यहाँ पे गेन किया हुआ है उसका आपको लाभ होगा। खैर, आप लोग समझदार हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, मध्य प्रदेश के जो खेल अलंकरण पुरस्कार हैं उससे है। ये अभी आप जानते हैं कि 2020 के जो खेल अलंकरण पुरस्कार हैं वो 28 अगस्त को दिए गए हैं। और ये खेल अलंकरण पुरस्कार जो है विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन लिया है। अब देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चन लगाने से ना तो हमारा कोई मानसिक अभ्यास होता है,
ना हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बढ़ती हैं, यानी हमारा जो नॉलेज बैंक है वो बढ़ता है कहीं ना कहीं। अब इसी प्रश्न को लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको मानसिक कसरत करने की आवश्यकता होगी, तो आप अपने दिमाग पर भी जोर लगाएंगे। और जब आप इस तरह की अप्रोच से कोई भी क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं आपके पढ़ने का दृष्टिकोण भी बदलता है ना। तो देखिए हम देखते हैं इस प्रश्न को क्या है। ये प्रश्न हमारा जो खेल अलंकरण पुरस्कार वाला है, इसमें आप देखेंगे कि विवेक सागर को दलीय खेलों में विक्रम पुरस्कार मिला है। दलीय खेल का मतलब होता है टीम इवेंट में, है ना। तो ये बात सही है, अभी इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। अभय छजलानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उनको दिया गया है टेबल टेनिस के लिए, ये भी सही है। प्राची यादव दिव्यांग श्रेणी में विक्रम पुरस्कार इनको दिया गया है, ये पैरा कैनो खेल से संबंधित है। प्रभास जोशी जो पुरस्कार है वो हबीब हसन को नहीं दिया गया है, बल्कि वो दिया गया है एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है वैष्णवी कहार, उनको दिया गया है और वो मलखंब से संबंधित है ना। हबीब हसन को विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है जो कि कोच को दिया जाता है, और ये पुरस्कार उन्हें दलीय खेलों के लिए दिया गया है। तो यहां पर ये विकल्प गलत हो जाता है क्योंकि आपको इसमें से सुमेलित नहीं है। देखिए यहां पे नहीं है को कभी कभी हम है पढ़ लेते हैं, यहां आपको ये ध्यान देना है कि जहां पर आप गलती कर रहे हैं उसको एक बार आप अंडरलाइन कर देंगे तो आपसे ये गलती नहीं होगी। तो यहां पर आपका जो विकल्प है सुमेलित नहीं है वो डी, क्योंकि प्रभास जोशी जो पुरस्कार है वो यहां पर किसको दिया गया है, वैष्णवी कहार को दिया गया है ना। तो इसलिए ये गलत हो जाता है, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ये हमको क्या है यहाँ पे सिलेक्ट करना था। तो ये हमारा खेलों से संबंधित दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं आयोजना आयोग का कार्यकारी उपाध्यक्ष किसे नामांकित किया गया। Who has been nominated as Executive Vice Chairman of Madhya Pradesh State Policy and Planning Commissions, है ना। अगर आप अपडेट होंगे, अभी आपने पढ़ा होगा, हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है सचिन चतुर्वेदी, है ना। यानी इसमें सी विकल्प है आपका सही। ये जो क्वेश्चन है इसको आप वन लाइनर भी कह सकते हैं, लेकिन इसको आप तभी कर पाएंगे जब आप जो है अपडेट होंगे, है ना। तो ये प्रश्न हमारा था अगला जो कि राज्य योजना आयोग से संबंधित था। सचिन चतुर्वेदी जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के वो उपाध्यक्ष हैं। यानी जब आप कोई प्रश्न हल करते हैं तो उससे संबंधित जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं तो आपका जो तैयारी है वो कम से कम 10 गुना 20 गुना बढ़ जाता है ना। प्रश्न पूछा ही इसीलिए जाता है कि आप उस दिशा में जाएं, आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करें। हमारा अगला प्रश्न है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से। आप जानते हैं कि अभी यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है, एक संभावित सूची है, उसमें भारत के 6 स्थानों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। उसमें से मध्य प्रदेश के 2 स्थान हैं। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि दोनों आपके जो प्राकृतिक स्थल हैं उनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कर सही कोड चुनिए। ये प्रश्न है हमारा। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड। पहला है सतपुड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नंबर 1, बोरी अभयारण्य नंबर 2, पचमणी अभयारण्य नंबर 3, ये तीनों शामिल है। यानी जो कंजर्व्ड एरिया है उसमें ये तीनों स्थल जो है वो शामिल है। तो क्या ये सही है? आपने अगर पढ़ा हो तो आप
को समझ में आ रहा होगा कि ये सही है। तो ये सही है आपका। इस बाघ संरक्षित क्षेत्र के पानी का मुख्य स्रोत देनवा नदी है ना, ये भी सही है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑफ दिस टाइगर रिजर्व इज द देनवा रिवर, है ना, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि इसमें देखना है कि अब आपको ये कौन सा विकल्प यहां पे सूट करता है। 1 व 2 दोनों सही है। देखिए यहां पे सही को अच्छी तरह से पढ़ें आप, तो सी विकल्प सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर हो गया। मतलब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय ये ध्यान रखें, पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितने फैक्ट्स उसमें निकल रहे हैं, उन सारे फैक्ट्स को आप लिख लीजिएगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आएगा तो आपसे बन जाएगा। मैं फिर आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप जो है एक लाइन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या एकदम फैक्ट और उसका आंसर, इस तरह से पढ़ने की आप आदत को बदलें और थोड़ा सा डीपली पढ़ें उसको। और इस तरह के क्वेश्चंस आप करें जिसमें कि आपका मानसिक अभ्यास भी हो, है ना, तो उससे आपको क्या है, इंटरेस्ट भी आएगा। वन लाइनर करोगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप बोर हो जाएंगे उससे। छठा हमारा प्रश्न है, ये भी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। भेड़ाघाट लमेटा घाट को यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भेड़ाघाट लमेटा घाट के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कर सही कथन आपको चुनना है यहाँ पे, है ना। पहला कथन दिया है, नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में जबलपुर के निकट भेड़ाघाट लम्हेटा घाट में प्राचीनतम वनस्पतियों, अब यहां ध्यान से पढ़ना है, के जीवाश्म पाए जाते हैं, है ना। यानी क्या लिखा हुआ है कि एंशिएंट फॉसिल्स ऑफ एंशिएंट फ्लोरा, है ना, तो ये ध्यान रखना है यहां पे आपको। तो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा हो तो यहां पर वनस्पतियों के फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। किसके फॉसिल्स पाए जाते हैं? डायनासोर्स के फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। भेड़ाघाट लमेटा घाट भू आकृतिक विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थल है। भेड़ाघाट लमेटा घाट इज एन इंपोर्टेंट नेचुरल साइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स। ठीक, तो अगर आप इस पर विचार करेंगे तो ये कथन सही है। क्यों है? जियोमॉर्फिक जो लैंडफॉर्म्स वहां पे बनते हैं, एक तो गॉर्स बनता है, दूसरा वहां पे आप देखेंगे तो मार्बल का रॉक्स है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, तीसरा आप वहां देखेंगे कि एक वाटरफॉल भी है ना। तो ये सारी चीजें मिलकर के वहां का जो एक लैंडफॉर्म्स है उसको बहुत डाइवर्सिफाई करते हैं। तो ये कथन यहाँ पे सही है। अब आता है कि ये जो लमेटा घाट भेड़ाघाट है क्या। बेसिकली ये जियोमॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स का रीजन है जो कि 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जबलपुर के अंतर्गत आप जानते हैं एक गांव है लम्हेटा और भेड़ाघाट, है ना, उसी में ये सबसे पहले अवशेष मिले होंगे। इसलिए इस प्रकार की जो परतदार जो संस्तरीय चट्टानों का एक जो पूरा सिलसिला यहाँ पे देखने को मिलता है, उसके आधार पर इसको ये नाम दिया गया है। तो यानी हमारा पहला कथन गलत है, यहाँ पे हमने गलत का निशान लगाया, और ये सही है। यानी केवल 2 सही है। देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे शूट करता है, ना तो ये करता है, ना तो बी करता है, और ना सी करता है, और ना डी करता है। तो यहाँ पे आपका विकल्प सही हो जाएगा, ओनली 2 इज करेक्ट। क्लियर हो गया ना आपको। 7वां हमारा प्रश्न है, द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया किसकी रचना है ना। तो आप जानते होंगे कि ये रचना इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसी बुक में सबसे पहले जो सेंट्रल इंडिया का जो हाईलैंड्स का रीजन है, जिसमें हमारा नर्मदा रिवर वैली आता है, या हमारा जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आता है, या भेड़ाघाट का रीजन आता है जो वाटरफॉल है, उन सभी का आप देखेंगे इस पुस्तक में चैप्टर वाइज
बहुत डिटेल से बताया गया है ना। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कैप्टन जे फोर्सिथ हैं, है ना। यहाँ ई गलती से लग गया, तो इसका डी आंसर सही है। ओके, तो यहाँ पे ये किताब भी चर्चा में रही जब इनको शॉर्टलिस्ट किया गया दोनों स्थानों को। ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। ये 1889 में ये किताब जो है लंदन से पब्लिश होती है। कहाँ से? लंदन से। इस किताब में 499 पेज हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं तो इस किताब को आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं, अगर आपके पास समय हो तो, 8वां हमारा जो प्रश्न है वो है कथनों पर आधारित है। और इसमें हमने जो मध्य प्रदेश का पोषण नीति है अभी हाल ही में घोषित की है हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, तो उस पर आधारित हमने ये प्रश्न है, कोड वाला प्रश्न है ये। आपको दोनों कथनों को टेस्ट करना है, फिर आपको सही विकल्प चुनना है। तो पोषण नीति 2020 का उद्देश्य सुपोषित मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमपी न्यूट्रिशन पॉलिसी 2020 इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल नॉरिश्ड मध्य प्रदेश। तो ये कथन जो है, अगर आपने ये नीति पढ़ी हो तो ये सही है। MP Nutrition Policy 2020 has been prepared by the MP Women and Child Development Department। तो ये नीति किसने तैयार की है? महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई है। ये बात भी सही है। इसका मतलब है कि पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, अर्थात 1 व 2 दोनों सही है। इसका उत्तर सी सही है। Both 1 and 2 are correct। अगला हमारा प्रश्न है, ये भी कथन पर आधारित है। मैं प्रश्न इसलिए बनाता हूं ऐसे कि आपको सिर्फ एक फैक्ट ना मिले, बल्कि उससे जुड़े हुए कई सारे फैक्ट्स आपके तैयार हो जाए। यानी यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन हल करते हैं तो करीब आपको 700 से 800 का क्वेश्चन बैंक आपको तैयार हो जाता है। दूसरी हमारे टेस्ट सीरीज की ये विशेषता है कि आप देखेंगे हम जो प्रश्न तैयार करते हैं वो नवीन प्रश्न होते हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो आपके टेस्ट सीरीज हैं उसमें एक समस्या है पुनरावृत्ति की, रिपीटेशन की, लेकिन आप बार बार वही प्रश्न लगाएंगे तो आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा, है ना। ये सोचने वाली बात है आपको। चलिए, अब ये हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो अभी चल रहा है धूमधाम से, उसके बारे में हमने ये प्रश्न तैयार किया है। मध्य प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कहां से होती है? शौर्य स्मारक भोपाल से होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। शौर्य स्मारक जो है हमारा भोपाल में है और आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया था 14 अक्टूबर 2016 को। ये आपको देखिए यहाँ पे जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड आप 2-3 बातें और भी अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको ये हमेशा आपके दिमाग में रहती है। तो ये सही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के 434 स्थानों पर किया गया। ये बात भी सही है। अगर आप मध्य प्रदेश info.org पर जाएंगे तो इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यानी इसमें 1 व 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सही है, ध्यान से पढ़ना है। 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक, तो इसका आंसर हो गया सी आपका। अब जैसे मैंने ये प्रश्न तैयार किया, अब आप देखिएगा ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है इसमें मध्य प्रदेश का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसका कल्चर है, ये सारी चीज़ें एक प्रकार से आपकी यहाँ पे हमारी जो सरकार है वो सब जनता के सामने उसको ला रही है। तो आपको चाहिए कि आप इसको क्लोजली जो है वॉच करें, क्लोजली आप इसको पढ़ें, और आप जब पढ़ेंगे इसको तो आपके जो मध्य प्रदेश है आपका ट्रेडिशनल वो भी तैयार हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस एक शहर में डिजिटल म्यूजियम स्थापित किया गया? ठीक है, तो ये सीधा प्रश्न है, फ्लैट है, वन लाइनर है, तो यहाँ पे आएगा इसका उत्तर ए सही है ना, ग्वालियर।
अब आप देखेंगे कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट अवार्ड 2020 अभी घोषित किए गए हैं, तो उसमें ये डिजिटल म्यूजियम चर्चा में रहा है ना। और इसको जो इंडिया सिटी कॉन्टेस्ट अवार्ड है उसमें एक श्रेणी होती है जिसे कहते हैं कल्चरल थीम। कल्चरल थीम में हमारा जो ये डिजिटल म्यूजियम है इसको भारत में तीसरा स्थान मिला हुआ है ना। तो ये आपका यहाँ पे ये सही हो जाता है। तो आप उसको पढ़ने के साथ साथ आप उसके आसपास की जो जानकारी है वो भी आप जुटा लें तो बहुत अच्छा होगा। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट, अगला प्रश्न है हमारा, उसी से रिलेटेड है। दिए गए कथनों पर विचार कर सही कोड चुनिए। देखिए यहाँ पे भी हमने कथन कारण वाला रखा क्वेश्चन। राज्य कैटेगरी में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश रैंक्ड सेकंड इन द स्टेट कैटेगरी, सही है। तो पहले स्थान पर कौन रहा? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन रहा? मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पर कौन रहा? तमिलनाडु। ठीक, तो आपने ये भी याद कर लिया, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन क्या दिया है? सिटी अवार्ड्स में इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। संयुक्त देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी दो शहरों को फर्स्ट रैंक मिला हुआ है। इंदौर एंड सूरत ज्वाइंटली रैंक्ड फर्स्ट इन सिटी अवार्ड, ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही। आपको मालूम होगा कि 2019 में सिटी अवार्ड्स की श्रेणी में जो पहला स्थान था वो केवल एक ही शहर था, उसमें सूरत शामिल था, उसमें इंदौर शामिल नहीं था। अगर 2019 का पूछा जाए तो आपको वो भी याद रखना है, यानी दोनों कथन सही हैं, एक व दो दोनों सही है। तो यानी आपका विकल्प ये सही हो जाता है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में किस एक स्थान को प्रोजेक्ट अवार्ड के बिल्ट एनवायरमेंट थीम में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? है ना, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी है, तो सबसे पहले आपको सातों के नाम याद होना चाहिए, है ना। उनमें से जो 5 शहर हैं उनको 11 अवार्ड्स विभिन्न श्रेणियों में मिले हुए, इसलिए ये जो अवार्ड्स हैं इनको आपको A to Z पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं हम किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो इसमें बी विकल्प आपका सही है। इंदौर की जो 56 दुकान है, 56 दुकान प्रोजेक्ट इन इंदौर, ये इसका सही आंसर है। इससे मिलते जुलते जो कुछ आपके फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 7 स्मार्ट सिटी जो हैं आपकी वो भोपाल, सागर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और सतना। एक बार फिर से सुन लें आप, भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सतना, ये 7 शहर हैं जो स्मार्ट सिटी में आते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कोविड-19 के संदर्भ में कौन सी एक योजना मेल नहीं खाती? विच वन स्कीम डज नॉट मैच विद कोविड-19 स्कीम्स रन बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? विशेष अनुग्रह योजना, पहले हम इन योजनाओं को देख लेते हैं कि ये कोविड-19 से संबंधित है कि नहीं, तो ये सही है। दूसरी, अनुकंपा नियुक्ति योजना, ये भी सही है। जीवन शक्ति योजना, ये भी सही है। संबल योजना इसमें सही नहीं है, क्योंकि संबल योजना जो है वो निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए है। ओके, अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको ये करना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं कोविड-19 से निपटने के लिए, उन सबको आप एक लिस्ट कर लें और उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनको कब लॉन्च किया गया है वो आप इसमें देख लें। देखिए मैं बता देता हूं थोड़ा सा। विशेष अनुग्रह योजना में क्या होता है, कोविड-19 से यदि किसी कमाऊ व्यक्ति का निधन हो जाता है तो सरकार उसको 5 लाख रुपए की सहायता राशि देती है ना। ये उनके लिए है जो गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति योजना में क्या होता है, जो नौकरी में है लोग, अगर उनके किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता कोविड से, तो उनके स्थान पर उनके किसी व्यक्ति को या परिजन को यहाँ पर नौकरी दे दी जाती है।
फिर उसमें यह होता है कि जिस व्यक्ति को नौकरी दी जाती है वो व्यक्ति की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, है ना। तो ये उससे संबंधित। जीवन शक्ति योजना में आप जानते हैं ये महिलाओं के रोजगार से संबंधित, जिसमें महिलाएं मास्क बना करके सरकार को बेचती हैं और सरकार उनसे परचेज करती है। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम हुआ। तो ये तीनों योजनाएं सही है। इसमें संबल योजना गलत है, तो इसका आपको चूंकि गलत ही चुनना था, यहाँ पे मेल नहीं खाती। ओके, तो यहाँ पे संबल योजना सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनिए। एनीमिया से संबंधित है ये, अभी आपने देखा होगा, इसका एक रिपोर्ट आया था। एनीमिया मुक्त भारत के 2020-21 सूचकांक में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा, है ना। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हो, ये टॉपिक पढ़ा हो, तो इसमें ये सही है। दूसरा हमारा कथन है कि 2019-20 सूचकांक में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा, तो ये भी सही है। दोनों कथन सही है, यानी 1 व 2 दोनों सही है। ये इसमें ये विकल्प सही हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमने आज आपसे जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो बेसिकली मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से संबंधित थे, और मध्य प्रदेश में जो योजनाएं या कार्यक्रम चल रहे हैं या मध्य प्रदेश की जो विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हैं उससे संबंधित क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किए। जाते जाते मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा विजिल IAS टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स MPPSC 2021 के लिए अभी भी उपलब्ध है। आप उसको चाहें तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसमें हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसमें हमने इसी तरह के प्रश्नों का कलेक्शन किया है, और ऐसे प्रश्नों को करने से हमारा स्कोर बढ़ता है और हम दूसरे अभ्यर्थियों से आगे निकल जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिक्तियों की संख्या भी काफ़ी कम है, ऐसे में प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है, और इस चैलेंज से निपटने के लिए हमने ये टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया हुआ है। आपने हमारे इस डिस्कशन को अच्छी तरह से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।